जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को पाठशाला स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए मैथ का बोर्ड मॉडल ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। सभी प्रश्न जो है 18/2/2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे वो प्रथम पाली हो चाहे वो सेकंड पाली हो, तो दोनों का पाली के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये आपका वीडियो जो होगा आपका 2 नंबर का वीडियो होगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए अब हम प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 में आपको दिया गया है। प्रश्न संख्या 1 में देखिए, मेरे साथ साथ आप प्रश्न को लिखिएगा और मेरे साथ साथ आप सभी प्रश्न को हल करिएगा और देखिएगा कि हम कितना प्रश्न को सही बना सकते हैं। तो प्रश्न में आपको दिया गया है कि दो संख्याओं का मौसौ दिया गया है 15 और लौसौ दिया गया है 30। तो संख्याओं का गुणनफल आपसे पूछा है कि गुणनफल क्या होगा। तो यहाँ पर प्रश्न में क्या दिया गया है? प्रश्न में आपको दिया गया है मौसौ। प्रश्न में आपको दिया गया है मौसौ। आप याद रखिएगा कि इंग्लिश में मौसौ को हम लोग HCA बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हम लोग HCA बोलेंगे, यानी मौसौ का मान आपको दिया गया है 15। उसके बाद आपको दिया गया है लौसौ। आपको उसके बाद दिया गया है लौसौ, और लौसौ का मान कितना है? तो लौसौ का मान आपको दिया गया है 30। तो 30 लिखिए। तो आपसे बोला कि संख्याओं का गुणनफल बताइए। हम प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीका से और डिटेल में बताएंगे ताकि आप प्रश्न से ऑब्जेक्टिव भी बना सके और सब्जेक्टिव में है तो सब्जेक्टिव भी बना सके। तो यहाँ पर ये बोला कि संख्याओं का गुणनफल। तो याद रखिए कि संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? कि संख्याओं का गुणनफल संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लौसौ गुने मौसौ। लौसौ गुने मौसौ हमेशा याद रखिएगा कि जब भी फॉर्मूला पूछेगा कि संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, तो याद रखिएगा कि संख्याओं का गुणनफल होता है लौसौ गुने मौसौ के बराबर होता है। तो संख्या कौन? तो इसमें पहला संख्या को हम लोग A मानेंगे और दूसरा संख्या को हम लोग B मानेंगे, यानी दोनों का गुणनफल क्या होता है? लौसौ गुने मौसौ। तो लौसौ का मान कितना है? तो लौसौ का मान आपका 30 है। याद रखिएगा कि लौसौ को हम लोग इंग्लिश में LCM बोलेंगे और मौसौ को इंग्लिश में हम लोग HCA बोलेंगे। तो लौसौ का मान कितना है? तो 30 है, तो 30 लिखिए। गुना मौसौ का मान कितना है? तो मौसौ का मान आपका 15 है, तो 15 लिखिए। अब यहाँ देख रहे हैं कि A गुना B है, यानी A गुना B क्या है? A गुना B आपका संख्याओं का गुणनफल है। तो दोनों को गुना कर दीजिए। तो 30 में 15 से गुना करेंगे तो 15 की 45 हो जाएगा और यहाँ पर 0। तो संख्याओं का गुणनफल कितना आया? दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है आपका 450 है, यानी ऑप्शन नंबर A जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस फार्मूला को आप याद रखिएगा कि संख्याओं का गुणनफल बराबर लौसौ गुना मौसौ। पहला संख्याओं का A मानेंगे, दूसरा संख्या को हम लोग B मानेंगे और इधर आपका लौसौ और मौसौ होगा। अब प्रश्न संख्या 2 को देखिए। प्रश्न संख्या 2 आपका है कि यूक्लिड विभाजन। क्या प्रश्न में है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है? लौसौ का या मौसौ को या भागफल को या शेषफल को? तो याद रखिएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा हम लोग दो धनात्मक पूर्णांकों का हमेशा मौसौ निकालते हैं, यानी B नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या निकालिएगा? तो हम लोग मौसौ निकालते हैं, तो B का ऑप्शन जो होगा B नंबर सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 3 को देखिए। प्रश्न संख्या 3 में आपको दिया गया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक A और B, यानी पहला संख्या आपका A है और दूसरा संख्या आपका B है। दो धनात्मक पूर्णांक संख्या, यानी पहला संख्या आपका A हो जाएगा और दूसरा संख्या आपका B हो जाएगा। और बोला कि A और B का मौसौ। तो A और B, तो ये पहला संख्या दूसरा संख्या, तो इसका क्या निकाला? इसका मौसौ निकाला। फिर संख्या A और संख्या B का क्या निकाले? हम लोग लौसौ निकाले। निम्न में से किसके बराबर होता है? मौसौ गुना लौसौ किसके बराबर होता है? तो 1 नंबर प्रश्न में हमने पढ़ा था। देखिए, लौसौ गुने मौसौ, तो लौसौ किसका निकला था? 15 के और 30 के। तो लौसौ गुने मौसौ किसका बराबर होता है? दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है, यानी A गुना B के गुणनफल के बराबर होता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए, धन पूर्णांक पहला संख्या या दूसरा संख्या B, ये किसके बराबर होगा? तो दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर होगा। तो दोनों के बीच में गुना है, तो D नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अब प्रश्न संख्या 4 को देखिए। प्रश्न संख्या 4 में आपको दिया गया है कि 6x⁴y तथा 12xy का महत्तम समावर्तक। तो सबसे पहले समझिए कि महत्तम समावर्तक का मतलब क्या है। यहां पर लिख देते हैं कि महत्तम समावर्तक और एक होता है लघुत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक को इंग्लिश में हम लोग HCF बोलेंगे, यानी आपका हो जाएगा मौसो। तीनों बात को याद रखिएगा कि मौसो को हम लोग HCF बोलेंगे और HCF को हम लोग महत्तम समावर्तक बोलेंगे और लघुत्तम को हम लोग बोलेंगे LCM और LCM को हिंदी में बोलते हैं हम लोग लॉसव या लॉसो बोलेंगे। तो इसको भी याद रखिएगा, लघुत्तम समावर्तक बोलेगा या लॉसो बोलेगा या LCM बोलेगा, एक ही बात है। महत्तम समावर्तक बोले या HCF बोले या मौसो बोले, एक ही बात है। तो आपसे बोला कि महत्तम समावर्तक बताइए, मतलब क्या आपसे पूछा, आपसे बोला कि मौसो क्या होगा या HCF क्या होगा। तो सबसे पहले आपको दिया गया कि 6x⁴y, तो इसको हम लोग खोल के लिखेंगे। तो इसको आप लिखिएगा कि 6 गुना x⁴ है, तो x कै बार लिखिएगा, 4 बार लिखिएगा, तो इसको 4 बार लिख दीजिए। उसका गुना में y है तो गुना में आप y लिखिए। उसके बाद आपको दिया गया है 12xy, यहाँ पर आपको दिया गया है कि 12xy, तो 12 को लिखिए 6 गुना 2, क्योंकि ऊपर आपका 6 है ना, तो इसी के गुणनखंड के रूप में इसको तोड़ेंगे। तो 12 को लिखेंगे 6 गुना में 2। उसके बाद आपको दिया गया एगो x है और उसके बाद आपका एगो y है। आपसे क्या बोला है, आपसे बोला है कि महत्तम समावर्तक, यानी आपसे बोला कि HCF क्या होगा। आपसे बोला है कि HCF क्या होगा, तो आप याद रखिएगा HCF यानी होता है कि जो दोनों में कॉमन होगा, जो दोनों में कॉमन होगा उसी को हम लोग HCF बोलेंगे। तो देख रहे हैं कि 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, तो एगो 6 आपका बाहर हो जाएगा। उसके बाद देख रहे हैं कि एगो x यहाँ है और एगो x यहाँ है, तो दोनों में से एगो x बाहर हो जाएगा। उसका देख रहे हैं कि एगो y यहाँ है और एगो y यहाँ है, तो एगो y बाहर हो जाएगा। तो HCF कितना हो गया, तो HCF आपका हो जाएगा 6xy, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक को आप हमेशा याद रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 5 को देखिए। प्रश्न संख्या 5 में दिया गया है कि दो संख्याओं का लॉसव 15 है, दो संख्याओं का लॉसव 15 है, 1500 है, तो इनमें से किसका मौसौ नहीं हो सकता। यानी ए नंबर ऑप्शन में क्या 300, सी नंबर में 500, बी नंबर में 200 और डी नंबर में दिया गया इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं लिख दीजिए या इनमें से कोई नहीं। आपसे बोला कि लॉसो कितना दिया गया, लॉसो आपको दिया गया है कि 1500 है, लॉसो आपको दिया गया है 1500 है। अब आपसे बोला कि कौन सा मौसो नहीं होगा, तो देखिए जो इसका गुणनखंड होगा ना वो आपका मौसो नहीं होगा। तो 1500 को क्या लिख सकते हैं, 1500 को लिख सकते हैं कि 300 गुना में 5, ऑप्शन के अनुसार देखेंगे 300 गुना में 5, तो 300 गुने 5 लिखेंगे तो 1500 हो जाएगा। यहाँ पर ही आपका 500 है, तो 500 है तो इसको लिख सकते हैं 15 को, फिर 300 वाला तो हो गया, 500 है तो इसको भी लिख सकते हैं कि 500 गुना में 3, तो आपका 500 गुना 3 लिखिएगा फिर भी आपका 1500 हो जाएगा, या 300 गुने 5 लिखिएगा तो ये 1500 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ही 200, अब आप ही बताइए कि 200 में हम लोग कितना से गुना करेंगे कि 1500 हो जाएगा। तो आप बोलिए कि सर ऐसा कोई संख्या नहीं है जिसको हम लोग 200 में गुना करेंगे तो 1500 हो जाएगा। तो जो गुणनखंड नहीं होगा वही संख्या मौसौ नहीं होगा, यानी बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 300 भी गुणनखंड हो जाएगा 1500 का और 500 भी गुणनखंड हो जाएगा, लेकिन 200 गुणनखंड नहीं होगा, इसलिए वह संख्या जो होगा मौसौ भी नहीं होगा। अब प्रश्न संख्या 6 को देखिए। प्रश्न संख्या 6 में आपको दिया गया है कि यदि दो संख्याओं का लौसव, दो संख्याओं का लौसव और दो संख्या का मौसौ समान है, समान हो तो वे संख्या होगी अभाज्य संख्या होगा या सअभाज्य संख्या होगा
या योग रूढ़ संख्या होगा या समान संख्या होगा। तो आप इसको डायरेक्ट याद रखिएगा कि दो संख्याओं का लॉसव, दो संख्याओं का लॉसव और दो संख्याओं का मौसम समान होगा जब वह संख्या भी क्या होगा, तो जब वो संख्या भी आपस में समान होगा। तो डी नंबर ऑप्शन जो भी आपका राइट आंसर होगा। फिर से आप सुनिए मेरी बात, लॉसव और मौसव, क्या बोला कि लॉसव और मौसव बराबर तभी होगा या समान तभी होगा जब संख्या क्या होगा, आपस में समान होगा या बराबर होगा। यानी मान लीजिए कि पहला संख्या आपका 15 है, पहला संख्या आपका 15 और दूसरा संख्या भी आपका 15, यानी ए का मान आपका 15 है और बी का भी मान आपका 15 ही आपका पहला संख्या है और ये आपका दूसरा संख्या है। इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा, 3 गुना में 5 और गुना में 1। ये आपका एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। फिर नीचे वाला के लिखेंगे 3 गुने 5 और गुना में 1। जब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 15, क्योंकि जो दोनों में मिलेगा एचसीएफ हो जाएगा, तो 3 भी मिलेगा 5 भी मिलेगा तो 15। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम भी हो जाएगा आपका 15। तो प्रश्न में यही ना बोला कि देख रहे हैं कि लॉसव भी बराबर है और मौसम भी बराबर है, तब वह संख्या भी आपस में क्या होगा, वो संख्या भी आपस में समान होगा या बराबर होगा। तो डी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अब प्रश्न संख्या 7 को देखिए। प्रश्न संख्या 7 में आपको दिया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 1200 है। याद रखिएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल है कितना, तो 1200, जिसमें से मौसम आपको दिया गया है 15। तो आपसे बोला कि लॉसव होगा, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर आपका होता है लॉसव गुने मौसव। क्या हो जाएगा, लॉसव गुने मौसव या मौसव गुने लॉसव लिखिएगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दो संख्या कौन कौन था, दो संख्या आपका पहला संख्या ए, दूसरा संख्या आपका बी। उसके बाद दिया है लॉसव गुना मौसव, इसको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। लॉसव को आप लिखिएगा एलसीएम और उसके बाद मौसव को लिखिएगा एचसीएफ। आप फार्मूला हिंदी में लिखिए या इस प्रकार से लिखिए, दोनों एक ही फार्मूला है। तो बोला कि दो संख्याओं का गुणनफल 12 है, 1200 है। तो देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है, 1200 दिया गया है। तो यहाँ पर आप 1200 लिख दीजिए बराबर। आपको दिया गया है मौसम, मौसम मतलब क्या, मौसम मतलब आपको दिया गया है एचसीएफ। तो एचसीएफ का मान कितना है, तो एचसीएफ के मान आपका है 15 है, 15 है। तो आपसे बोला कि एलसीएम का मान बताइए कि कितना होगा। लॉसो को बोलेंगे हम लोग एलसीएम। तो अब इसको निकाल दीजिए। तो एलसीएम निकालने का तरीका हो जाएगा, 15 गुना में है तो इसको ले आएंगे तो भाग के रूप में आ जाएगा। तो 1200 अब बटा में आपका 15 हो जाएगा, 15 8 120। तो 15 से 8 बार में कट जाएगा और एक जीरो यहाँ लगा दीजिए। तो लॉसो कितना हो गया या एलसीएम कितना हो गया, तो एलसीएम आपका 80 हो गया। तो 80 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कि कौन सा ऑप्शन में आपको दिया गया है 80। तो देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 80, तो डी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 8 को देखिए। प्रश्न संख्या 8 में आपको दिया गया है कि यदि यदि HCF 8 4 है, यानी HCF का मान आपका 4 है, HCF का मान आपका 4 है और बोला कि LCM A, B बराबर 24, यानी LCM का मान आपका 24 है। तो A का मान निकालिए। तो पीछे हम लोग क्या देखें, हम लोग देखते हैं दो संख्या, दोनों संख्या का जब हम लोग लॉसो निकालेंगे, जब दो संख्याओं का हम लोग लॉसो निकालेंगे तो पहले देखिए HCF आपका 4 है, HCF आपका कितना है, तो 4 है और LCM कितना है, तो LCM आपका दिया गया है 24 और जो दिया गया है ब्रैकेट में कि HCF A, 8, तो ये आपका पहला संख्या है और ये आपका दूसरा संख्या है। तो दो संख्याओं का हमेशा LCM निकालिए या दो संख्याओं का HCF निकालिए। यहाँ पर ये देख रहे हैं कि पहला संख्या A है और दूसरा संख्या आपका B है, यानी A और B का HCF 4 है और A और B का LCM आपका 24 है। तो आपसे बोला कि A का मान बताइए, यानी पहला संख्या का मान बताइए। तो LCM दे दिया। उसके बाद बोला है कि पहला संख्या का मान पूछ रहा है क्या होगा, तो लिखेंगे पहला संख्या,
पहला संख्या को हम लोग दिखाते हैं ए से। तो आपसे बोला कि ए का मान क्या होगा और उसके बाद बी का मान कितना है, तो बी का मान आपका 8 है। बी का मान कितना हो जाएगा, तो बी का मान 8 हो जाएगा, ए का मान ए होगा। इसके लिए फॉर्मूला हम आपको बार बार बताएं कि फॉर्मूला होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लॉसो गुने मौसो, दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या मतलब क्या, पहला संख्या या आपका दूसरा संख्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लॉसो यानी एलसीएम गुना एचसीएफ। अब यहाँ पर मान बैठा देंगे तो आपका ए का मान मिल जाएगा। तो पहला संख्या ए है तो ए का मान आपसे पूछा क्या होगा, तो ए है, पहला संख्या आपका ए है। बी का मान कितना है, तो बी का मान आपका 8 है तो 8 लिख दीजिए बराबर। एलसीएम तो एलसीए का मान आपका 24 है तो 24 लिख दीजिए गुना एचसीएफ, तो एचसीएफ का मान आपका 4 है तो 4 लिख दीजिए। आपको निकालना है ए का मान, तो ए बराबर आपका हो जाएगा 24 गुना में 4 और नीचे आपका 8 गुना में है तो भाग में चलाएगा, तो 8 से 24 आपका 3 बार में कट जाएगा। तो ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान आपका हो जाएगा 12। ए का मान कितना हो गया, तो ए का मान आपका 12 हो गया, यानी सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 9 को देखिए। प्रश्न संख्या 9 में आपको वही प्रश्न दिया गया है कि एलसीएम 91,26, एलसीएम 91,26 का कितना है, तो 182 है। तो बोला कि 91,26 का एचसीएफ क्या होगा। ये आपसे पूछ रहा है कि 91,26 का एचसीएफ क्या होगा। तो एलसीएम कितना है, 182 है। तो लिखिए पहले एलसीएम 182। तो एलसीएम आपको दिया गया 182। तो किसका एलसीएम 182 है, 91 का और 26 का। तो पहला संख्या आपका 91 है और दूसरा संख्या आपका 26 है। हमेशा याद रखिएगा कि पहला संख्या को हम लोग ए से दिखाएंगे, दूसरा संख्या को हम लोग बी से दिखाएंगे। तो पहला संख्या और दूसरा संख्या का जब हम लोग एलसीएम निकाले तो 182 आ गया। आपसे पूछ रहा है कि 91 और 26 यानी पहले संख्या और दूसरा संख्या का एचसीएफ कितना होगा। तो आपका एलसीएम लिख दिया 182। पहला संख्या यानी ए का मान आपका 91 हो जाएगा। ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान आपका 91 हो जाएगा और बी का मान आपका हो जाएगा 26। तो यहाँ पर बी बराबर 26 लिखिए। तब आपसे पूछा कि 91 और 26 का एचसीएफ कितना होगा। एचसीएफ आपसे बोला कि कितना होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला बताए ना कि फॉर्मूला होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल। फॉर्मूला होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ या एचसीएफ गुना एलसीएम भी आप लिख सकते हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, पहला संख्या आपका 91 है तो 91 लिखिए, गुना दूसरा संख्या आपका 26 है तो 26 लिखिए बराबर एलसीएम। तो एलसीएम के मान आपका 182 है तो 182 लिखेंगे, गुना में आपका हो जाएगा एचसीएफ। और यही एचसीएफ का मान निकालना है तो 182 आपका गुना में है तो इसको ले जाएंगे तो आपका भाग के रूप में जाएगा। 91 गुना में 26 और 182 गुना में है तो ये आपका नीचे हो जाएगा भाग के रूप में, इधर बच जाएगा आपका एचसीएफ। 91 से 182 जो है आपका कई बार में कट जाएगा, आपका कट जाएगा 2 बार में। 2 से 26 आपका 13 बार में कट जाएगा, यानी एचसीएफ का मान कितना निकल के आ गया, तो एचसीएफ का मान निकल के आ गया 13। एचसीएफ किसका निकला है, तो एचसीएफ आपका निकला है 91 का और निकला है 26 का। तो एचसीएफ 91 और 26 का कितना निकल के आ गया, तो 13। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 10 को देखिए। प्रश्न संख्या 10 में आपको दिया गया है कि x के पावर 6 और y के पावर 3 तथा x के पावर 2 और y के पावर 5 का लॉसो निकालिए। और लॉसो को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉसो को हम लोग बोलते हैं एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लाव सब, लॉस से लॉसो और लॉस से लाव सब, मतलब कि पूरा पूरा लेना है। आपको दिया गया है x के पावर 6 और उसके बाद दिया गया है y के पावर 3 और दूसरा संख्या आपको दिया गया है x के पावर 2, x के पावर 2 और दिया गया है y के पावर 5। तो इसको खोल के लिखिए, x के पावर 6 है तो इसको इसी प्रकार से लिख दीजिए x के पावर 6 या इसको खोल के लिख दीजिए x 6 बार और y कितना बार है, तो y 3 बार है तो y को 3 बार लिख दीजिए। y के पावर 6, y के पावर 6 तो इसको लिख सकते हैं, इसको 2 भाग में लिखिए और उसके बाद x 2 को लिख दिए और 4 को बच गया तो 4 लिख दीजिए।
एक्स 6 गो है तो 2 गो एक्स लिखे, फिर आप 4 गो लिखे, यानी 6 गो हो गया। और वाई के पावर 3 है तो वाई के पावर 3 रहने दीजिए। उसके देख रहे हैं कि एक्स के पावर 2 है तो एक्स के पावर 2 लिखिए गुना, वाई के पावर 5 है तो इसको लिख सकते हैं कि वाई के पावर 3 गुने वाई के पावर 2। इसको खोल के लिख दे या इसको आप पूरा पूरा लिख दीजिए, एक्स गुने एक्स, वाई गुने वाई गुने वाई, फिर वाई गुने वाई। आपको निकालना है लॉस ऑफ, यहाँ पर तो आपको मौसो नहीं निकालना है, आपको निकालना है लॉस ऑफ। लॉस ऑफ का मतलब होता है लॉस ऑफ। अब देखिए एक्स के पावर 2 यहाँ था और इससे पकड़िए, एक्स के पावर 2 यहाँ था और एक्स के पावर 6 यहाँ था। जब आपको लॉसो निकालना होता है तो क्या करते हैं, सॉरी, जब आपको मौसो निकालना होता है तो आप करते हैं कि जो दोनों में होता है उसी को बाहर निकालिएगा तो आपका मौसो हो जाएगा। लेकिन आपको निकालना है लॉस ऑफ। अब एक्स के पावर 2 भी है और एक्स के पावर 6 भी है। जब आपको लॉसो निकालना होगा है ना, तो जो बड़का पावर होगा उसी को लिखेंगे। एक्स के पावर 2 भी है, एक्स के पावर 6 भी है, लेकिन लॉसो निकालेंगे तो जो बड़का पावर वाला रहेगा उसको लिखेंगे, यानी एक्स के पावर 6 हो जाएगा। अब वाई वाला को देखिए, वाई वाला क्या है तो वाई के पावर 5 और वाई के पावर 3। तो लॉसो में हम आपको क्या बताए, जो ज्यादा पावर वाला रहेगा उसी को लिखेंगे। तो y के पावर 3 है, y के पावर 5 है, तो हम लोग बड़का पावर वाला को लिखेंगे तो आपका हो जाएगा y के पावर 5। तो लॉसो कितना निकल के आ गया, लॉसो निकल के आ गया x के पावर 6 और y के पावर 5। तो यानी डी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब आपको एचसीएफ निकालना होता तो इस प्रकार से खोलते, यदि लॉसो निकालना है न भी खोलिएगा तो डायरेक्ट आप इससे बना सकते थे। अब चलिए प्रश्न संख्या 11 को देखिए। प्रश्न संख्या 11 में आपको दिया गया है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। यहां पर ही आपसे बोला कि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले आपको समझना होगा अभाज्य संख्या से बहुत ज्यादा सवाल आपसे पूछा जाता है कि अभाज्य संख्या क्या है, या प्राकृतिक संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, सम संख्या क्या है। तो बच्चा को तो सम संख्या विषम संख्या मालूम होगा, प्राकृतिक संख्या मालूम होगा, लेकिन अभाज्य संख्या में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो अभाज्य संख्या याद रखिएगा, वैसी संख्या जो एक से कटे, किससे कटे, एक से कटे या अपने आप से कटे। अभाज्य संख्या क्या होगा, वैसी संख्या जो एक से कटे और केवल अपने आप से कटे, वैसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे देखिए दो किससे कटेगा, या तो एक से कटेगा या अपने आप से कटेगा। उसके बाद आपसे बोलेगा कि तीन भी ऐसी संख्या है जो एक से कटेगा और केवल 3 से कटेगा। 4 नहीं होगा, यहाँ पर ही बोलेंगे कि 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 जो है कि एक से भी कटेगा, 4 आपका 2 से भी कट जाएगा और 4 आपका 4 से भी कट जाएगा, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं होगा। अभाज्य संख्या कौन होता है, जो एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा। उसके बाद आपका हो जाएगा 5, उसके बाद आपका हो जाएगा 7, उसके बाद 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 जो है एक से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। उसके बाद आपका 11 हो जाएगा, उसके बाद आपका 13 हो जाएगा, उसका 14 नहीं होगा, 15 नहीं, 16 नहीं, उसका 17 हो जाएगा। उसके बाद आपका 19 हो जाएगा, 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, उसके बाद आपका 23 हो जाएगा, 23 के बाद 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 नहीं, उसका डायरेक्ट आपका 29 होगा। इसके आगे आप डॉट डॉट लगा दीजिए, क्योंकि अभाज्य संख्या बहुत सा बार होगा। केवल आपको समझना है वैसी संख्या जो एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा। तो देखिए 8 आपका अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि एक से भी कट जाएगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, तो ए नंबर ऑप्शन होगा नहीं। देख रहे हैं कि 9, तो 9 भी आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा। उसके बाद देख रहे हैं कि 15, तो 15 भी कहीं नहीं है, यानी डी सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 11 जो है एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा। तो याद रखिएगा कि अभाज्य संख्या किसको कहेंगे। याद रखिएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है आपका 2 होता है। उसके आगे देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं कि फिर से आपका अभाज्य संख्या का प्रश्न आया, कर रहा है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। अब आप इसको बताएं कि कौन सा अभाज्य संख्या है। यहाँ पर 15, तो 15 क्या अभाज्य संख्या है, तो कहेगा कि सर 15 तो एक से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा, तो 15 तो होगा नहीं। 12 भी नहीं होगा, क्योंकि एक से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 4 6 बहुत से कटेगा। 75 को जब काटिएगा तो एक से भी कट जाएगा।
उसके बाद आपका 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा, तो 75 भी अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या का मतलब ही है कि जो 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। तो 23, तो डी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर होगा। अब प्रश्न संख्या 13 को देखिए। प्रश्न संख्या 13 में दिया गया निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? या 29 है, या 25 है, या 16 है, या 15 है। तो इस प्रश्न का आंसर जो है आप होमवर्क के रूप में ले लीजिए। इसका आंसर जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका आंसर कौन सा होगा। इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा, ये नहीं पूछ रहे कि अभाज्य संख्या कौन होगा। 13 नंबर प्रश्न में आप बताएगा कि चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन जो है आपका अभाज्य संख्या है। अब चलिए प्रश्न संख्या 14 को देखिए। प्रश्न संख्या 14 में आपको दिया गया कि कौन सा युग्म, यहाँ पर देखिए युग्म बोला कि सअभाज्य संख्या है, यहाँ बोला है कि अभाज्य संख्या नहीं, यहाँ पर सअभाज्य संख्या। तो देखिए 15 और 20 इसको ब्रैकेट में घेर दिया, इसी को बोलेंगे कि यह आपका युग्म है। क्या है? ये आपका युग्म है। 9, 16, 13, 52, 21, 54, तो ये पूरा एक युग्म है। तब बोला कि सअभाज्य युग्म कौन है? तो याद रखिएगा सअभाज्य युग्म वही होगा जिसका HCF क्या होगा? जिसका HCF 1 होगा। यानी दोनों संख्या को निकालेंगे HCF, यदि 1 हो गया, दोनों संख्या का HCF निकालेंगे 1 हो गया तो सअभाज्य युग्म होगा। यदि HCF 1 नहीं होगा तो सअभाज्य युग्म नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर 15, 20 है। जब 15, 20 का निकालेंगे HCF कितना हो जाएगा? 15, 20, तो आप लिखिएगा 3 गुना में 5, और 20 को लिखिएगा 2 गुना 2 गुना में 5। तो देख रहे हैं कि इसका HCF है कि 5 आ गया। HCF कितना हो गया? तो HCF 5 आ गया। तो ये आपका जो होगा सअभाज्य युग्म नहीं होगा। हम आपको बोले हैं कि HCF जो है 1 होना चाहिए। जब 13, 52 को निकालेंगे तो 13 को क्या लिखेगा? 13 गुना में 1, और 52 को लिखिएगा 13, 52 को लिखेगा 13 चौके 52, 13 में 4 से गुना कीजिएगा तो आपका 52 हो जाएगा। जब इसका HCF निकालिएगा तो आपका 13 हो जाएगा। तो HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब देखिए बी नंबर का 9 और 16, जब 9 और 16 को आप HCF निकालिएगा तो 9 को क्या लिखेगा? 9 को लिखेगा 3 गुना में 3, और 16 को लिखेगा 4 गुना में 4। तो देख रहे हैं कि इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी 1 कॉमन है। तो HCF कितना हो गया? तो HCF आपका 1 हो गया। ये आपका सअभाज्य युग्म हो जाएगा। तो यानी बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से आप सुनिए कि सअभाज्य युग्म कौन सा होगा? जिसका HCF 1 होगा। अब चलिए प्रश्न संख्या 15 को देखिए। प्रश्न संख्या 15 में बोला कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? तो इसको आप निकालिए। 5005 का अभाज्य गुणनखंड पूछा कि कितना होगा। 5 से सबसे पहले लगाइए, 5 से लगाइएगा तो एक बार में 5 हो जाएगा, 0, 0, 1। उसके बाद आप 7 से लगा दीजिए। 7 से आप लगाइए कितना बार में? तो 7 से आप लगाइएगा तो आपका 143 बार में हो जाएगा। इसको फिर आप 11 से लगा दीजिए तो एक बार में 11 और 3 बार में 33, फिर आप 13 से लगा दीजिए। तो 5005 को जब आप अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो आपका क्या निकल के आएगा? आपका निकल के आएगा 5 गुना में 7 गुना में 11 गुना में 13। तो अभाज्य गुणनखंड कै गो है? एगो, 2 गो, 3 गो, 4 गो। तो 4 बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड कितना है? तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड जो है आपका 4 है। अब जब हम देखिए प्रश्न संख्या 16 को देखिए। प्रश्न संख्या 16 में आपको दिया गया कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? तो इसको निकालिए। गुणनखंड देखिए किस रूप में पूछा है, इसी रूप में हम लोग निकालेंगे। जब 2 से लगाइएगा तो 4 बार में 8, 8 बार में 16 हो जाएगा। फिर 2 से लगाइएगा 2 बार में, 4 बार में, फिर 2 से लगाइएगा तो आपका 12 बार में हो जाएगा। फिर 2 से लगाइएगा तो 6 बार में, फिर 2 से लगाइएगा 3 बार में, और उसको 3 से लगाइएगा 1 बार में। तो 96 को हम लोग क्या लिखेंगे? 96 को हम लोग लिखेंगे 2। तो देखिए 2 का गो है? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, यानी 2 के पावर 5।
2 के पावर 5 और एक लास्ट में बच गया आपका 3। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड कितना है? तो 2 के पावर 5 गुना में 3। तो देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो 2 के पावर 5 गुना 3 होगा। अब चलिए प्रश्न संख्या 17 को देखिए। प्रश्न संख्या 17 में आपको दिया गया कि 38 25 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का, यहाँ पर याद रखिएगा 3 का अधिकतम घात क्या होगा? 38 25 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का अधिकतम घात क्या होगा? तो यहाँ पे लगाइए 38 25 का आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर निकाल देते हैं। सबसे पहले हम लोग 3 से लगाएंगे, तो 3 से लगाइएगा तो एक बार में हो जाएगा, 2 बार में 6 हो जाएगा, 7 बार में 21, 5 बार में 15। फिर से आप लगाइए 3 से, तो 3 चौके 12, 3 दूना 6, 5 बार में 15। फिर लगेगा ये 3 से लगाइएगा, तो 3 से नहीं लगेगा, अब इसको आप 5 से लगा दीजिए। तो 5 से लगाइएगा तो 8 बार में 40 और 5 बार में 25। फिर 5 से लगाइए, एक बार में 5, 17 बार में, फिर 17 को लगाइएगा एक बार में। तो 38 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 38 25 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3। तो 3 2 है तो 3 के पावर 2। उसका देख रहे हैं कि 5 2 है तो 5 के पावर 2, और उसके बाद एक 17 बची है तो एक 17 को लिख दीजिए। प्रश्न देखिए कि प्रश्न में आपसे क्या बोला है। प्रश्न में आपसे बोला है कि 3 का अधिकतम घात, तो 3 का ये ऊपर वाला इसी को हम लोग घात बोलते हैं। तो घात कितना है? तो घात आपका हो जाएगा 2। तो 2 में टिक कर दीजिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछता है कि 5 का अधिकतम घात कितना है? तो 5 का अधिकतम घात आपका 2 है। यदि बोलता है कि 17 का अधिकतम घात कितना है? तो 17 का कुछ घात नहीं, तो 1 हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 18 को देखिए। प्रश्न संख्या 18 में दिया गया है कि 62 50 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात क्या होगा? 62 50 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात क्या होगा? तो इसको आप इसको भी हम बना देते हैं। 62 50 का क्या बोला है? अधिकतम घात बोला किसका? तो 5 का। तो इसको आप निकालिए। तो सबसे पहले 2 से लगाइए, 3 बार में, एक बार में, 2 बार में, फिर लगाइएगा 5 बार में। फिर आपका 3 से लगा के चेक कर लीजिए, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगाइए। 6 बार में 30 हो जाएगा, 2 बार में 10 हो जाएगा, 5 बार में 25 हो जाएगा। फिर 5 से लगाइएगा, एक बार में, 2 बार में 10, 5 बार में 25। फिर लगाइएगा 5 बार में, तो 5 दूना 10, एक बार में। 5 बार में 10 लगाएगा, फिर 5 बार में 25 लग जाएगा, फिर 5 से लगाइएगा 5 बार में, और फिर 5 से लग जाएगा आपका एक बार में। तो 62 50, तो 62 50 को हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले आपका आया है 2, तो 2 लिखिए। उसके बाद आया है 5, तो 5 कई बार आया है? 1 2 3 4 5, तो 5 आया है 5 बार। तो आपसे बोला है कि 5 का अधिकतम घात कितना होगा? 5 का अधिकतम घात कितना होगा? तो देख रहे हैं कि 5 का घात आपका 5 है। तो सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 19 को देखिए। प्रश्न संख्या 19 में आपको दिया गया है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा? 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा? तो 19 नंबर संख्या भी या 19 नंबर प्रश्न भी आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, जिसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर कौन सा आपका सही होगा। अब प्रश्न संख्या 20 में देखिए। प्रश्न संख्या 20 भी आपका वही है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात कितना होगा? तो 20 नंबर प्रश्न भी आपका होमवर्क हो जाएगा। इस सभी प्रश्न का आंसर आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। आप कमेंट करिएगा तभी हमको समझ में आएगा कि आपको आगे क्या पढ़ाना है, आपको क्या क्या आ गया है। तो 20 नंबर भी प्रश्न आपका होमवर्क हो जाएगा, 19 नंबर भी प्रश्न आपका होमवर्क हो जाएगा, और पीछे भी एक प्रश्न हमने दिया है जो कि आपका आभाज्य संख्या का है। अब चलिए प्रश्न संख्या 21 को देखिए। प्रश्न संख्या 21 भी आपका अभाज्य गुणनखंड के रूप में है कि 3825। क्या बोला कि 3825 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो इसको भी आप कमेंट होमवर्क बनाइएगा। 3825 का क्या कीजिएगा? तो 3825 का आप इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा और इसको घात के रूप में लिखिएगा, और देखिएगा कि कौन सा ऑप्शन आपका मिल रहा है। जो ऑप्शन मिल जाएगा वही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 21 भी आपका होमवर्क है। अब प्रश्न संख्या 22 को देखिए। प्रश्न संख्या 22 में आपका है कि 126
156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा। यहाँ पर 2 का घात पूछ रहा है कितना होगा, तो 22 नंबर भी संख्या आपका 22 नंबर प्रश्न भी आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 23 को देखिए। प्रश्न संख्या 23 आपका है कि 360 के अभाज्य गुणनखंड में सभी गुणनखंडों के घातों का योगफल होगा 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा। प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए। बोला कि 360 के अभाज्य गुणनखंड में सभी गुणनखंडों के घात, यहाँ पर ही बोला कि सभी गुणनखंडों का घात का योगफल, योगफल मतलब होता है जोड़, योगफल मतलब होता है जोड़। तो सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 360 का, तो 2 से निकालिएगा तो 1 बार में, 8 बार में, 0 बार में, फिर 2 से लगाइएगा तो आपका 9 बार में कट जाएगा, 0 उतारिए, फिर 2 से लगाइए 4 बार में 8 और 5 बार में 10, फिर 3 से लगाइएगा तो आपका 15 बार में लग जाएगा, अब फिर 3 से लगाइएगा तो आपका 5 बार में, अब फिर 5 से लगाइएगा तो आपका 1 बार में। तो 360 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, तो 360 का अभाज्य गुणनखंड हो गया सबसे पहले 2, तो आपका 2 आ गया 3 बार में, तो लिखेंगे 2 के पावर 3, गुना का साइन देंगे, उसके बाद आपका है 3, तो 3 का है तो 3 आपका 2 गो है। देख रहे हैं कि 3 आपका एक यहाँ 2, 5 कितना है, तो 5 आपका एगो है, तो 5 आपका एगो है। बोला कि जो भी गुणनखंड आया उसका घात, तो उसका घात कितना है, एगो का घात 2 है, एगो का घात 2 है, सॉरी एगो के घात 3, एगो के 2 और एगो के 1। बोला कि योगफल, तो सबका घात आप जोड़ दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 3 और 2 5 1 6 हो जाएगा, यानी सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 24 को देखिए। प्रश्न संख्या 24 में आपको दिया गया कि 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, इसको भी आप खुद से बना सकते हैं, लेकिन इससे हम बना देते हैं। तो आप कितना हो जाएगा, 7 बार में आपका 40 हो जाएगा, 2 से आपका 35 बार में कट जाएगा, फिर आप लगाइएगा 5 से, तो 5 7 35 और फिर 7 से 1 बार में, तो आपका 140 का क्या हो जाएगा, 140 का हो जाएगा 2, तो 2 के पावर 2, उसके बाद हो जाएगा 5 और उसके बाद आपका हो जाएगा 7। तो देख रहे हैं कि 2 के पावर 2 है, तो इतना नहीं होगा क्योंकि 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 2 5 और 7, तो बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 25 को देखिए। प्रश्न संख्या 25 में आपको दिया गया कि संख्या 0.32 P बटा Q के रूप में प्राप्त होगी। यह प्रश्न जो है आपका VVI प्रश्न है, बार बार यह प्रश्न जो है आपसे पूछा जाता है। प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है। प्रश्न में आपको दिया गया है कि 0.32, और याद रखिएगा ये बार जो है 3 2 के ऊपर नहीं है, केवल ऐसे है 2 के ऊपर है। ये बार जो ऊपर लगाया गया है केवल 2 के ऊपर है, तो 2 के ऊपर लिखेंगे। इसको P बटा Q के रूप में हमको बदल के लिखना है कि क्या होगा। तो P बटे Q के रूप में बदलने का तरीका होता है कि सबसे पहले जो संख्या दिया गया है उसको लिख लीजिए। तो पूरा संख्या आपका 32 है, 0.32 लिखिए या 32 लिखिए, हम पीछे 0 लगा देंगे तो क्या होगा, ये आपका 32 हो गया। पहले पॉइंट के बाद वाला सब लिख लेंगे, माइनस जो संख्या बचेगा उसको लिखेंगे। तो देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद देख रहे हैं कि 3 है और 3 के ऊपर बार नहीं है, तो माइनस में 3 करेंगे। ध्यान से देखिएगा कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पॉइंट के बाद जो पूरा संख्या है उसको लिख दिए, माइनस जिस पे बार नहीं है उस संख्या को लिख दिए, बटा का साइन देंगे, बार 2 एगो अंक के ऊपर है, 2 के ऊपर एगो है तो एगो 9 लिखेंगे, और जो संख्या पे नहीं है उसके बदला में हम लोग 0 लिखेंगे। जिस संख्या पे बार रहेगा उसमें हम लोग उसके बदला में 9 लिखेंगे, और जिस संख्या के ऊपर नहीं रहेगा उसके बदला हम लोग 0 लिखेंगे। तो 32 में से 3 जाएगा तो आपका 29 हो जाएगा, और नीचे आपका बच गया 90, यानी सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहीं पर ही सब वीडियो जो है आपका समाप्त होता है। आप क्या कीजिएगा, जितना भी प्रश्न हम आपको दिए हैं सभी प्रश्नों को आप बनाइएगा और उसका आंसर कमेंट करिएगा, और देखिएगा कि कितना प्रश्न हमसे बन गया। टोटल हम लोग 25 प्रश्न पढ़े हैं, और 25 प्रश्न में देखिएगा 25 प्रश्न में से हम कितना प्रश्न जो है सही कर पाए हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जितना भी आंसर दिए हैं, जो भी प्रश्न हम आपको दिए हैं उस सभी प्रश्न का आप आंसर कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिएगा।
तब तक मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।